म्यूट कर दीजिए। प्रिंसिपल मैम। हाँ जी। हाँ हाँ, आज की जो वर्कशॉप है इसका विषय विश्व के वर्तमान परिदृश्य में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं उनके बारे में विचार विमर्श करना। इसके अंतर्गत कई मुद्दे रखे गए हैं जिसमें हमारे सभी प्राध्यापक अलग अलग विचार रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वर्कशॉप में आप सभी अपने महाविद्यालय के प्राध्यापकों का और अपनी छात्राओं का स्वागत करती हूँ कि आप सभी ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। तो आज जो समस्या उत्पन्न हो गई है हमारे देश के सामने भी और समस्त विश्व के सामने भी, इस महामारी के उपरांत एक बहुत बड़ी समस्या है। हम सभी लोग लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। जहां आर्थिक विकास का पहिया रुक गया है, वहीं पर हमारी शैक्षिक गतिविधियां भी बहुत बिल्कुल रुक गई हैं। लेकिन इसके लिए हमारी सरकार ने और व्यवस्था की है कि हम लोग क्लासरूम टीचिंग की जगह हम ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दें। ये बहुत अच्छी बात है कि क्लासरूम टीचिंग बहुत अच्छी होती है, परंपरागत शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी होती है जिसमें हम सब लोगों का यानी आपका और टीचर्स का सभी का हम लोगों का आपस में इंटरेक्शन होता है। हर मुद्दे पर हमारी तर्क होते हैं और एक अच्छा परिणाम सामने आते हैं। लेकिन क्या करें, आज की समस्या इतनी भयावह है कि व्यक्ति का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जीवन है तो सभी चीजें होंगी। तो इसके लिए दूसरे रास्ते निकाले गए हैं कि आपकी पढ़ाई का भी लॉस ना हो। इसलिए सरकार ने इस पर जोर दिया है कि हम जो हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस लें और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएं, आपको मोटिवेट करें। आपके अंदर जो ये वैश्विक इन चीजों को फैलाएं जिससे कि आपके अंदर समाज के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न हो। सामाजिक सरोकारों के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक लगभग एक महीने से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आपकी समस्या संबंधित विषय के प्राध्यापक से आप शेयर करें, उनसे पूछें तो वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके लिए मैं अपने समस्त प्राध्यापकों को बधाई देती हूँ कि वे ये कंटेंट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे, चाहे यूट्यूब के माध्यम से दे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे दें। लेकिन अधिक से अधिक बच्चों को ये सामग्रियां उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास किया जा रहा है। बच्चों में आपसे आरोग्य सेतु ही बनाया और इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करके हम अपने परिवार हैं। इसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित हॉटस्पॉट जो है हमारे से कितनी दूर है और हम अलर्ट हो जाते हैं। तो कोरोना वायरस के बारे में तो आप सब लोगों को बहुत पता ही है, जन जागरण अभियान बहुत ज्यादा चल गया है। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 मई 2020 को एक आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें जो है हमारे आयुष मंत्रालय जो उत्तर प्रदेश सरकार का है बहुत सारी बातें बताई हैं, क्योंकि ये एक बहुत भयंकर महामारी है और इसके संक्रमण से या अन्य वायरसों के संक्रमण से हम किस प्रकार बच सकते हैं। तो हम तभी बच सकते हैं जब हमारा प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम जो है हमारा बहुत मजबूत होगा। तो उसमें इन सब चीजों को बताया गया है और योगा के बारे में बताया गया है, लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है और
स्ट्रेस रिलीज, यानी आजकल हम सभी घरों में रह करके एक हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, मानसिक यानी अवसाद की स्थिति आ गई है, तो हम किस प्रकार से अपने को कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में बताया गया है। तो मैं सभी से एक आग्रह करती हूँ कि आप आरोग्य सेतु और आयुष कवच जरूर डाउनलोड करें। आगे के लिए मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैम ने आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप उन सब का फॉलो कीजिएगा। आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप ये आप डाउनलोड कीजिए और जो भी उसकी डायरेक्शंस हैं, जो भी उसमें इंफॉर्मेशंस हैं, उसको आप सभी लोग फॉलो कीजिए। और आगे का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें ऑनलाइन क्लासेस क्या है और उसमें किस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस पर मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों को दूंगा। तो बिना किसी वक्त को मैं ज्यादा गवाए अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। अभी एक आप लोगों की स्क्रीन पर स्क्रीन शेयर होगी और उसमें एक प्रेजेंटेशन होगा, वो प्रेजेंटेशन आप लोग अभी देख पाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। ओके, तो इस समय हमारा जो आज का विषय है वो विषय है कि ऑनलाइन टीचिंग और कोविड-19 क्या है और इस कोविड-19 के दौरान हम किस तरह का ऑनलाइन टीचिंग पैटर्न अपनाएं कि हमारी जो कक्षाएं हैं वो किसी तरह से बाधित न हो, हमारा जो ज्ञान है वो लगातार चलता रहे। तो इसी को लेकर के ये एक प्रेजेंटेशन है जो आपके समक्ष में रख रहा हूँ और आप इसको देखेंगे, इसको समझेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग क्या है और किस तरीके से है। थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है और कौन से हमारे पास में ऐसे टूल्स हो सकते हैं? तो हमारे पास में बहुत सारे टूल्स हैं एजुकेशन को लेकर के। ये कुल मिला के 4 टूल्स आप देख रहे हैं जिन्हें हम एजुकेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं या एजुकेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल एजुकेशन, जिसे आप सभी लोग जानते हैं बहुत पहली प्रकार से कि क्या है ये ट्रेडिशनल एजुकेशन। इसमें हम लोग कक्षाओं में जाते हैं, वहां पर आपका जो भी प्राध्यापक हैं, टीचर हैं, उनके सामने हम बैठ करके और जो भी हमारी शिक्षा है वो हम लेते हैं, जो भी हमारा ज्ञान है उसका अर्जन करते हैं। दूसरा जो तरीका है एजुकेशन टूल है वो है, सभी से आग्रह करूंगा कि अपना जो आप लोगों ने म्यूट नहीं किया हुआ है अपना माइक्रोफोन, वो प्लीज आप म्यूट कर दें ताकि जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो सभी लोग सुन पाए। दूसरा हमारा जो टूल है वो है ई एजुकेशन का। ई एजुकेशन क्या है? ई एजुकेशन वो है जिसमें हम किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक अगर माध्यम इस्तेमाल करते हैं या इस सुविधा को यूज करते हैं तो वो हमारी ई एजुकेशन है। ई एजुकेशन अभी नई नहीं है, पुरानी है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम किसी भी टाइप की कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो वो ई एजुकेशन में है। जैसे कि आप पहले से देखते आ रहे हैं कि दूरदर्शन पर भी बहुत सारे चैनल्स बहुत पहले से आते थे, या रेडियो पर किसी टाइप का कोई ज्ञान आपको दिया जाता था। ये सारा का सारा जो है वो ई एजुकेशन में आता है। और उसके बाद में एक और फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं आई एजुकेशन। आई एजुकेशन है आपका इंटरनेट एजुकेशन। इंटरनेट के माध्यम से हम अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं, आप खुद भी आई एजुकेशन को यूज करते हैं। जितने भी एंड्रॉइड फोन यूज करने वाले या स्मार्टफोन यूज करने वाले या लैपटॉप पीसी यूज करने वाले जो हमारे छात्र हैं, लोग हैं, वो इस आई एजुकेशन को लेते हैं। उसमें इंटरनेट से जो मैटर है एजुकेशन के लिए वो आप पढ़ते हैं और अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। और एक और टूल है हमारे पास में और उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन वो है जिसमें आपके बिल्कुल सामने वर्चुअली टीचर या कोई भी व्यक्ति आप
को किसी भी टाइप की कोई एजुकेशन दे सकता है, किसी भी टाइप का कोई ज्ञान दे सकता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो है ऑनलाइन एजुकेशन की, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन में हम आज जा नहीं सकते। ई एजुकेशन का ये है कि वो रिकॉर्डेड होता है और उस रिकॉर्डेड के अंदर हम कुछ सवाल नहीं पूछ सकते उस तरह से। आई एजुकेशन में भी वही एक प्रॉब्लम है कि जो हमारे पास में पहले से सेव एजुकेशन है उसको ही हम कर सकते हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे टीचर के साथ में। अभी ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरत क्यों है? तो पहली चीज तो ये है कि टाइम चेंज हो गया है। मैं सभी से फिर से आग्रह करूंगा कि अपना माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। अब होगा, अब आवाज जा रही है। ये लाल तो टाइम हमारा चेंज हो चुका है। आप देखेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं आज हम देखेंगे उनके पास में आप मोबाइल पर जितना भी होमवर्क आता है वो मोबाइल पर आता है, और ये अभी से नहीं है, बहुत समय पहले से है कि बच्चे आजकल व्हाट्सएप पर अपने आपस में भी शेयर करते हैं अपने होमवर्क को। तो समय चेंज हो चुका है, इस वजह से आज की ये जरूरत है कि हम इस ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाएं। दूसरा, ये क्यों जरूरी है? कोरोना वायरस की वजह से भी हमें इस ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि हम थोड़े समय बाद अगर कोरोना वायरस नहीं आया होता तो इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के अंदर मूव करते। लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस आ चुका है और हम घरों से बाहर निकल नहीं सकते और हमारी मजबूरी है घरों के अंदर रहना, और घरों के अंदर रहते हुए हम किस तरह से एजुकेशन को अपनी बिना रुके और आगे बढ़ सकते हैं, तो इस वजह से भी इस ऑनलाइन एजुकेशन की आज जरूरत है। दूसरा है पॉपुलेशन भी आप देख रहे हैं कि लगातार वर्ल्ड की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे देश की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और लगातार स्कूलों की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और हर जगह की एक लिमिटेशन है कि हम कुछ ही संस्थान खोल सकते हैं। एक समय के बाद में वो संस्थान हम खोलना बंद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उतने ना तो संसाधन होंगे और ना ही हमारे पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो पॉपुलेशन को भी अगर हम ध्यान में रखें तो इस वजह से भी इस ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इस ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में एक जगह पर बैठ करके और इस शिक्षा का जो प्रसार है वो हम कर सकते हैं। अगला है एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि हम देखते हैं अब जो हमारा ट्रेडिशनल जो एजुकेशन टूल है उसमें हमारे पास में बहुत सारी किताबें हमें चाहिए होती हैं, लेकिन अगर हम इस ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाते हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ रह सकता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी ये है। तो मैं बहुत ज्यादा किसी भी चीज के बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये सभी चीजें किस तरह से काम करती हैं, और ज्यादा डिटेल के लिए हम अगले जो भी हमारी इस टाइप की कोई वर्कशॉप या सेमिनार होगी उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि हमारा टाइम और एनर्जी सेव होता है ऑनलाइन एजुकेशन से। टाइम और एनर्जी क्यों सेव होता है? क्योंकि हम कहीं पर भी ऑनलाइन अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं तो हम समय भी खर्च करके जाते हैं, अपनी एनर्जी भी खर्च करके जाते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमें एक साथ मैनेज करना पड़ता है। तो वो हम भागदौड़ की जिंदगी से जो है बच सकते हैं एक जगह पर बैठ करके, और इस ऑनलाइन एजुकेशन को हम अगर लेते हैं तो टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव हो जाती है। एक है इफेक्टिव लर्निंग। जब हम ट्रेडिशनल या आई एजुकेशन या ई एजुकेशन में अगर हम देखते हैं तो वहां पर उतना इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाता जितना कि हम यहाँ पर इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। जैसे अभी आप इस प्रेजेंटेशन को ही देख रहे हैं, अगर इस प्रेजेंटेशन को मुझे चौक और बोर्ड की सहायता से अगर आपको बताना पड़ता तो उतना इफेक्टिव हो सकता है कि मैं नहीं बता पाता, लेकिन इस ऑनलाइन एजुकेशन में मैं इस प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव तरीके से बता सकता हूं। हमारे पास में बहुत सारे साधन जो हैं जिससे हम उस लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। एक अगला है कि ऑनलाइन एजुकेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि लोअर कॉस्ट। अभी अगर हम इस वर्कशॉप को हम किसी महाविद्यालय में हमारे या किसी दूसरे संस्थान में अगर आयोजित करते तो देखो सभी लोगों को वहां पहुंचना पड़ता, हमें बहुत सारा
सेटअप तैयार करना पड़ता, बहुत सारे इंतजाम करने पड़ते, तो उसकी कॉस्ट बहुत आती। लेकिन अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो उस एजुकेशन को देने की धीरे धीरे कम होती जाती है, अगर हम इसको पूरी तरह से धीरे धीरे इस सिस्टम के अंदर आते जाएंगे तो। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिन रीजंस के थ्रू हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। नेक्स्ट है कि हर चीज चेंज हो रही है समय के साथ में, हम आसपास देखते रहते हैं, हमने बहुत सारी चीजों को फील किया है, खुद फील किया है कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं। आप देखिए पुराने मोबाइल किस तरह से हुआ करते थे और आज के मोबाइल किस तरीके से हैं, और लगातार ये परिवर्तन जारी रहता है। इसी तरह से पहले कैमरे किस तरीके से आते थे और आज कैमरे किस तरीके के हो गए हैं, ये भी हमने जो है इस परिवर्तन को देखा है। बैंकिंग सिस्टम में अगर हम देखें तो पहले देखिए बैंक में जाकर के हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी, लाइनों में लगना पड़ता था। उसके बाद में फिर एटीएम आए, एटीएम में जाकर के हम अपना ट्रांजैक्शन कर सकते थे। उसके बाद में स्वाइप मशीन्स आई, वहां से जाकर के हम ट्रांजैक्शन कर सकते थे। और आजकल इन सब की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे किसी भी जो ट्रांजैक्शन ऐप है, चाहे वो भीम हो, जीपे हो, पेटीएम हो, इन सब से हम चेंज अपना जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। खेल देखिए, खेल बिल्कुल बदल गए, पहले इस टाइप के जो खेल हुआ करते थे वो अब बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देते, अब नए टाइप के गैजेट वाले जो खेल हैं वो आ गए। तो देखिए समय जो है चेंज हो रहा है, हर चीज समय के साथ में बदलती जाती है, और जब समय के साथ में बदलती जाती है तो हमें भी क्या करना पड़ता है, समय के साथ में बदलना पड़ता है। अगर हम समय के साथ में अपने आप को नहीं बदलते तो बाद में हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें समय के साथ में बदलना ही होगा। तो आज हम ट्रेडिशनल सिस्टम से ई सिस्टम में, और ई सिस्टम से आई सिस्टम में, और अब आई सिस्टम से ऑनलाइन सिस्टम के अंदर अपने एजुकेशन को ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। और आज हमारी ये जरूरत है, ये नीड है, और ये मजबूरी थोड़े दिन बाद में बन जाएगी कि हम इस ऑनलाइन एजुकेशन को ही दे पाएंगे या ले पाएंगे। सो ये एक ट्रांजिशन फेज है कि हम अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से इस डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम इस ट्रांजिशन फेज में हैं और ट्रांजिशन करके जा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम देखेंगे। पहले तो टूल्स, क्या क्या ऐसे टूल्स आपको उस ऑनलाइन एजुकेशन में जरूरत है। दूसरी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको करने में आएंगी, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी हैं इस सिस्टम की। तो एक एक करके मैं थोड़ा जल्दी से बताता हूँ कि क्या है ये। तो अगर हम टूल्स की बात करें कि ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए क्या टूल्स की जरूरत है, तो देखिए पहला तो है आपके पास में कोई ना कोई इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक अच्छा डिवाइस होना चाहिए। वो डिवाइस आपका मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, पीसी कुछ भी हो सकता है, उसमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा, अगर हम और ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को करना चाहते हो तो स्मार्ट क्लास इक्विपमेंट्स हमारे पास में होने चाहिए। उसके बारे में हम फिर बाद में कभी बात करेंगे कि वो इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। एक वर्चुअल लैब जहां पर टेस्टिंग होती है, जहां पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर वर्चुअल लैब हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हम घर बैठे ही आप लोगों को बता सकते हैं किस तरह से कोई एक्सपेरिमेंट, कोई प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एक और टूल है एफएम और कम्युनिटी रेडियो, जो हमारी, जैसे कई जरूरी नहीं है कि सभी के पास में ऐसा लैपटॉप या मोबाइल हो जिसमें हम वीडियो के थ्रू अपनी एजुकेशन को दे पाए। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में ऐसा मोबाइल या ऐसा डिवाइस होता है जिसमें केवल आवाज आप सुन सकते हैं। तो वहां पर अगर ये बाद की बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन जब पूरी तरह से आ जाएगा तो एक टूल ये है कि भाई कम्युनिटी रेडियो और जो एफएम है उसके माध्यम से भी हम अपने लेक्चर्स को प्रसारित कर सकते हैं। दूसरा, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन में। तो पहली प्रॉब्लम है माइंडसेट। वो टीचर्स का भी माइंडसेट है और स्टूडेंट्स का भी माइंडसेट है, क्योंकि अभी हमारा माइंडसेट सेट है कि भाई जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कि हमें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, वहां पर बैठ करके और अपनी जो शिक्षा है वो लेनी है। तो हमें इस माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम उस माइंडसेट में इसलिए हैं क्योंकि वही चीज हमने देखी है, वही चीज हम आगे ट्रांसफर कर रहे थे, और अचानक से हमारे सामने एक नई चीज आई कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन। तो उस ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हमें अपने माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा। और हम, क्योंकि नए चेंजेस लगातार होते रहते हैं और चेंजेस में भी हमें जाना है, तो इस वजह से भी हमें ये माइंडसेट तोड़ना पड़ेगा। और ये माइंडसेट तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी हमें हिम्मत करने की जरूरत है और ये माइंडसेट टूट जाएगा और हम अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत आती है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी
हर जगह पर, हर स्थान पर एक जैसी नहीं रहती है, कहीं पर कम इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, स्पीड बहुत धीमी आ रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि अब तक हम ऐसा मानते हैं, हमारे पेरेंट्स भी ऐसा मानते हैं कि अगर बच्चे मोबाइल लेकर के या लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ गेम खेल रहे होंगे या उसका कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करने की अब जरूरत रहेगी इसमें, कि भाई अब जो दौर ये चेंज हो रहा है, इस दौर के अंदर बच्चे इसी टाइप से ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे, तो उन्हें पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अगर वो मोबाइल के थ्रू या किसी लैपटॉप पीसी के थ्रू एजुकेशन ले रहे हैं तो पेरेंट्स का सपोर्ट भी वहां पर जरूरी है। एक प्रॉब्लम ये आती है कि सभी लोगों के पास में मोबाइल, लैपटॉप, पीसी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे समाज में बहुत तरीके के लोग हैं, हर तरीके का तबका है और उनके पास में अपनी अपनी टाइप की फैसिलिटी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि हेल्थ और स्ट्रेस, क्योंकि हम भी ये देखते हैं कि अगर ज्यादा देर तक मोबाइल या पीसी पर हम काम करते हैं तो हमारे स्ट्रेस आता है, हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी कंपनियां जो बनाने वाली हैं वो बहुत पूरा ध्यान रखती हैं इन सब चीजों का, कि ब्राइटनेस कितनी रखनी है ताकि आंखों पर कम से कम वो हो। लेकिन फिर भी ज्यादा यूज अगर हम करते हैं तो वो एक हेल्थ और स्ट्रेस का इश्यू वो बनता है। पॉसिबिलिटीज क्या है रहे हैं कि इस ऑनलाइन एजुकेशन की, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई वाइड एरिया ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इसको देख सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर इस समय 58 पार्टिसिपेंट्स हमारे इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, तो 58 के 58 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर इस एजुकेशन को या इस सिस्टम के थ्रू यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और इस लिंक को जब हम शेयर कर देंगे तो हजारों लाखों लोग उस एजुकेशन को ले सकते हैं। तो हम कोई अगर वीडियो रिकॉर्ड करके डालते हैं, कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके डालते हैं, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोई पीडीएफ, जिस भी फॉर्मेट में आपको ये ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए, तो वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की पहुंच में आ सकता है। क्योंकि हमारे सेक्शन तो वही 80 का या 60 का होता है, लेकिन ज्यादा स्टूडेंट हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एजुकेशन ले सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्सपर्ट नॉलेज शेयरिंग। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर अपने यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री केवल अकेला मैं ही हूँ और बच्चे केवल मेरी ही नॉलेज को गेन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन से आप कहीं दूसरे और व्यक्तियों से भी हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उनके लेक्चर्स को भी हमारे बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको नॉलेज शेयरिंग ज्यादा होती है। दूसरा कि ऑनलाइन एग्जाम्स हम ले सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स में हम ये है कि ऑनलाइन एग्जाम से, क्योंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जाम से रिलेटेड हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वो बहुत कम कीमत में और इस ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब बच्चा शुरू से इस ऑनलाइन एजुकेशन में जाएगा तो उसको किसी आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत, ट्रेन करने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने आप ही ट्रेंड स्टूडेंट बन के सामने आएगा, क्योंकि वो बचपन से ही, शुरू से ही इस तरह की मोबाइल से या अपने लैपटॉप, पीसी वगैरह से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है। तो आईटी ट्रेंड स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली निकलेंगे, वो अलग से आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरा ये है, सबसे लास्ट में, कि एनवायरमेंट सेव होगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर तरीके से एनवायरमेंट पॉल्यूट होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो इस ऑनलाइन एजुकेशन से जो हमारा एनवायरमेंट है वो बिल्कुल सेफ हो सकता है। अब टूल्स क्या हो सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, जैसे इससे थोड़ी देर पहले भी मैं बात कर रहा था। तो देखिए, ये वाले टूल्स कुछ ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन के बाद में हमारे पास में आ सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में तो फिलहाल नहीं आ सकते, लेकिन कुछ टूल्स हमारे पास में हैं और कुछ टूल्स नहीं है। जैसे लैपटॉप पीसी है, एलसीडी प्रोजेक्टर है, विजुअलाइजर है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स हैं, ऑडियो रेस्पॉन्स सिस्टम है। ऑडियो रेस्पॉन्स सिस्टम आप जानते हैं, जैसे जब आप कौन बनेगा करोड़पति देखते थे तो वहां पर कोई भी सवाल पूछा जाता था और देखते थे कि ऑडियंस क्या बोल देती है ना। तो इस टाइप का हम सिस्टम बैठ के डेवलप कर सकते हैं और हम घर बैठे वो एग्जाम ले सकते हैं, देख सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट है वो क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं। हमारे लेक्चर्स को हम डिजिटल लेक्टम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंटरेक्टिव पैड से हम कागज के जैसे उस पर किसी भी चीज को लिख करके बता सकते हैं। ऑडियो सिस्टम से रिकॉर्ड करके बता सकते हैं। और 2 लाइन आईपी कैमरा हमारे पास हो सकता है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू दोनों तरफ से जो वीडियो है, ऑडियो है, वो शेयर हो सकता है। और इन सभी सिस्टम के लिए जो इंटरप्टेबल पावर सप्लाई है, यूपीएस है, वो हमारे पास में होना चाहिए। तो ये सारी कुछ रिक्वायरमेंट है जो ऑनलाइन या ई एजुकेशन के लिए जरूरी होती है। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास में जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम में रह करके हमको फिलहाल काम करना है और वो हम कर रहे हैं। सो अभी इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी है, तो जैसे हमने शुरू में भी बताया कि भाई कोरोना वायरस जो है उस पेंडेमिक की वजह से और हम इस ऑनलाइन सिस्टम में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी ये मजबूरी बनती जा रही है। और कोरोना
एक लंबा प्रोसेस है, ये कोई एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में या कुछ दिन के लॉकडाउन से या कुछ महीने के लॉकडाउन से जाने वाला नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप लगातार टीवी न्यूज देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। अब कोरोना वायरस में है क्या कि भाई एक तो ये है कि सभी में सिम्टम नहीं आते, 70% लोग ऐसे हैं, 70-75% जिनमें सिम्टम ही नहीं आते। अगर वो सिम्टम नहीं आते तो हम ऐसा मानते हैं कि वो संक्रमित नहीं है, और किसी दूसरे व्यक्ति में वो संक्रमण के लक्षण आ सकते हैं अगर वो उसके कांटेक्ट में आता है। तो लगातार ये सिस्टम, ये कोरोना वायरस बहुत लंबे समय तक हमारे साथ में रहने वाला है। 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, कुछ भी समय हमारा इसमें लग सकता है। और जब इतना समय लगेगा तो ऑनलाइन एजुकेशन ही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ में और स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर के साथ में इंटरेक्शन में रह सकते हैं और अपनी एजुकेशन को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा सकते हैं। हमें बहुत अपने आप को नए तरीके से डेवलप करना होगा, क्योंकि अब तक हम कुछ और तरीके से अपने आप को देखते थे। अब हमें अपने आप को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए और अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा नए तरीके से, कि इस नए सिस्टम में हम किस तरीके से काम करें। नेक्स्ट, इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग प्रोग्राम्स कुछ इस तरह के होने चाहिए जिसके जो मोबाइल फ्रेंडली हो, कि भाई हर व्यक्ति के पास में पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर्स ये सब नहीं हो सकते, मोबाइल, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पर्संस जो है उनके पास में मोबाइल रहता है। तो हमारे जितने भी इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग प्रोग्राम्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि वो मोबाइल फ्रेंडली हो, मोबाइल में हम आसानी से उनको देख सकते हैं। हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई उनके पास में मोबाइल है लेकिन लैपटॉप, पीसी और बड़े जो गैजेट्स हैं वो नहीं है। तो मोबाइल पर हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं, बच्चे किस तरह से उसको इफेक्टिव रूप से पढ़ सकते हैं, तो वो एक यहाँ पर हमारे पास में प्रोग्राम होना चाहिए जिससे, तो ऑनलाइन एजुकेशन आज के टाइम में एक नई पॉसिबिलिटीज की वो किरण की तरह है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक नई जान दे सकती है। और इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है जिस माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में और स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ में जुड़ सकें। तो एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ही है जो हमें आपस में यहाँ बांधे रख सकता है और हमारी एजुकेशन जो है वो निर्बाध रूप से आगे चलती रहे। और इन सभी सिस्टम्स को फॉलो करते हुए मैं ऐसा मानता हूँ, समझता हूँ कि हम सभी मिलकर के, चाहे हम टीचर हैं चाहे हम स्टूडेंट हैं, सभी मिलकर के इस कोरोना वायरस से, आज की जो सिचुएशन है इससे मिलकर के लड़ेंगे और इस जो सिचुएशन है उससे हम बाहर आएंगे और एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो देंगे। तो एक बहुत बढ़िया जो रिजल्ट है वो सामने आएगा हमारे, हम इस सिस्टम के थ्रू, जो हमारे पास में इस ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो एजुकेशन का जो हम शेयरिंग करेंगे उसके थ्रू। सो लास्ट में मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि इस ऑनलाइन सिस्टम में आप सभी लोग जुड़े रहें, जो भी आपके सवाल हैं वो अपने टीचर्स के साथ में करते रहें, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप उन्हें बताते रहें, ताकि हम समय समय पर उन प्रॉब्लम्स को अपने स्तर पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और आपको बिना किसी रुकावट के और जो एजुकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो आप लोग घरों में रहिए, सेफ रहिए, और हम सभी साथ हैं, और हम सभी साथ हैं, इसीलिए हम इस कोरोना वायरस की जो लड़ाई है, जो जंग है, उससे बिल्कुल सामने, मतलब बाहर आएंगे से जीत करके। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे, और आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जितनी भी बताई हुई बातें हैं, सभी के थ्रू जो भी हमारे लोग यहाँ पर अभी मेरे साथीगण हैं, हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, मैं हूँ, हम सबकी बताई हुई बातों को आप गौर करेंगे और समझेंगे और उससे आप अपना जो एजुकेशन है उसको निर्बाध रूप से लेते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आगे के लिए मुझे नहीं पता कि कितना टाइम अभी इस मीटिंग का अपने आप एंड होने का है, बट अब जब तक नहीं हो रहा तब तक मैं आगे के लिए दीप्ति चौधरी मैम को आमंत्रित करता हूं कि वो कोविड-19 के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ में शेयर करें। डॉक्टर दीप्ति चौधरी मैम। दीप्ति मैम। थैंक यू सर। ओके मैम। थैंक यू सो मच सर। आपने मेरे को मतलब मौका साथ, अभी लगभग 60 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। जी जी मैम। और
सर ने जो अभी बताया हमें ऑनलाइन टीचिंग के बारे में, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी बहुत असेंशियल भी है, बहुत हेल्पफुल भी है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं अपनी बच्चों से जुड़ने की, पर उसमें वाकई में बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं। मुझे आज कोविड-19 के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के लिए बोला गया था। अगर कोविड-19 के बारे में बात करूं तो शायद कोरोना या कोविड-19 एक ऐसी मतलब समस्या है जिसको सब बहुत आसानी से जानते हैं। आज छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो कोविड-19 से अनजान नहीं है, क्योंकि इसने मतलब है तो ये एक वायरस जो कि सिर्फ जुकाम या हमारी सांस लेने में तकलीफ जैसी चीजें पैदा करता है, पर इसने हम सबकी जो लाइफ है, जो हमारा सबका जीवन है, उसको एकदम जीने का तरीका ही बदल दिया है। शायद ही इससे पहले कोई ऐसी महामारी आई होगी जिसमें वैश्विक स्तर पर मतलब इतने पूरे विश्व में जो है इस तरीके की चीजें हमने देखी हों। फिलहाल हमारे सामने तो नहीं आई, अपने बुजुर्गों से हमने जरूर सुना है कि बहुत सारी ऐसी महामारियां होती थी कि आज एक हमारे घर में से किसी की डेथ हुई है, इतने में हम उसको जलाकर आए, दफनाकर आए, इतने में घर में 2 लोगों की और हो गई। आई है बहुत सारी महामारियां, पर वैश्विक स्तर पर और इतने लंबे समय के लिए नहीं आई। अभी इसका फिलहाल हमारे पास ना तो कोई दवा है, ना कोई वैक्सीन मतलब दिसंबर तक आने की उम्मीद है, पर अभी तक जो हमने सुना था प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, पर यहाँ पर देखा जाए तो प्रिकॉशन इज ओनली अवेलेबल क्योर। हमारे सामने सिर्फ एक बचाव, जो इसका मतलब इससे बचने का जो उपाय है वो सिर्फ कुछ चीजें हैं जिनको हमें अपनाना है। जो भी बातें मैं कहूंगी वो सबने इतनी ज्यादा सुन ली हैं कि बहुत ज्यादा कॉमन है, और हम डेली ही यही चीजें अपनी रिंगटोन पर और अपने न्यूज़पेपर्स, सारे आर्टिकल्स में, सब में सिर्फ यही करते हैं। अगर बचाव के उपाय में तो सबसे पहले तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो एक सबसे बड़ा उपाय है, जिसमें हम अपने को, अपने परिवार को बाकी लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। अगर बहुत जरूरी है तभी हमें घर के बाहर जाना है, और घर के बाहर अगर हमें बाई चांस जाना भी पड़ रहा है तो सबसे अच्छा है कि जो हमारा काम है उसको हम मास्क पहनकर, ग्लव्स पहनकर, लोगों से 1-2 मीटर की दूरी बनाकर पूरा करें, जिससे कि हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। और अगर हम संक्रमित हैं, क्योंकि इसके लक्षण जो हैं 12 से 14 दिन तक दिखते ही नहीं है, सब में तो दिखते ही नहीं है, पर जिनमें दिखते हैं उनमें भी 12 से 14 दिन तक तो हमें पता ही नहीं है कि हम संक्रमित हैं, तो हम औरों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि ये चेन है जिसको हमें रोकना है। अपना काम पूरा करते ही घर में जब आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने मास्क, अपने ग्लव्स, जितने भी हमारे कपड़े हैं वो सारे डिप करके रखने चाहिए, डिप करके वॉश करने चाहिए, सर्फ, साबुन, जो भी अवेलेबल चीजें हैं आपके घर में, और साथ में हेड टू टो एक शावर या बाथ लेना चाहिए, जिससे कि बाई चांस अगर कहीं भी हमारी बॉडी पे, हमारे क्लोथ्स में कहीं पर भी ये वायरस है तो वो बह जाएगा, वॉश हो जाएगा। साथ में अगर हम देखें तो ये कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा लोग मतलब जिसको सबसे ज्यादा रिस्क है इस चीज का, तो मॉर्टेलिटी रेट जो है, मृत्यु दर जो है वो 9 साल तक के बच्चों में 0 पाई गई है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर जो पाई गई है वो 80 साल से ऊपर के लोगों में लगभग 14.8% है। तो सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं हमारे परिवार के, हमारे पड़ोस के, उनकी देखभाल जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम जो उनकी देखभाल करें वो भी जितने भी नियम सरकार, जो डॉक्टर्स हैं वो सारे हमें बताते जा रहे हैं, उन सबको देखते हुए करें। सबसे पहले माना जा रहा था कि चाइना में चमगादड़ के थ्रू या फिर कुछ एनिमल्स के थ्रू ये सारा वायरस फैल रहा है। दिसंबर 2019 में ही हमें इसके बारे में मतलब चाइना में पहला संक्रमित व्यक्ति मिल गया था, पर चाइना ने लापरवाही करी या जो भी चीजें हैं उसकी वजह से उसने WHO को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और बाकी किसी को भी नहीं दी, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो बहुत सारे राज्य जो है वो रेड जोन में हैं, इवन जो ऑरेंज में थे वो भी रेड में शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छी बात ये भी है, ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव चीजें हैं, जो है का सही से पालन किया जा रहा है, वहाँ पर खतरा है वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है।
वैसे तो ये जो चमगादड़ में जो वायरस पाया जाता है, सॉर्स नाम का जो वायरस है, उसके जैसी इसकी संरचना है, पर ये चीज अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसके थ्रू प्रूव हो गया है कि ये कोई एनिमल्स से फैलने वाला वायरस नहीं है। ये हम लोगों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैल रहा है। इवन एनिमल्स में ये फैलता भी नहीं है शायद। अगर फैलता तो शायद इसका रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता। इसके जो लक्षण है, जो कॉमन लक्षण है, सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि तेज बुखार जो 100 डिग्री से ऊपर है, वो बुखार जो है वो रिस्की है। साथ में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है कुछ लोगों को डायरिया या उल्टी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। स्वाद लक्षणों में कमी हो जाती है, मतलब हमें सूंघने की क्षमता और सांस जो स्वाद लेने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। पर ये लक्षण जो है, शरीर दर्द, बदन दर्द या बाकी जो चीजें हैं, वो हर व्यक्ति में नहीं मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे भी केसेस आए जिसमें कि कोई लक्षण ही नहीं था पर वो पॉजिटिव थे और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों में शायद वो केसेस फैलाए गए होंगे। बाकी अगर मैं बोलूं तो फिर एक और है कि जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके अलावा सबसे ज्यादा रिस्क है इसका उन लोगों को जो पहले से किसी और बीमारी जो है, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत वीक है या उतनी स्ट्रांग नहीं है, उन लोगों को ज्यादा इससे रिस्क है। आयुष कवच ऐप और आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई 2 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको डाउनलोड करके, जिनको यूज करके, सिर्फ डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसको इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। उसमें चेक भी करना पड़ेगा कि हमारा क्या स्टेटस है, हमारे आसपास के लोगों का क्या स्टेटस है। उसमें बहुत सारे योगा दे रखे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी हैं, इम्यूनिटी डेवलप करने की और बहुत सारे तरीके दे रखे हैं। अगर हम उन चीजों को अपनाएंगे तो हम अपने आप को तो बेशक बदलेंगे ही, अपने आप को तो बेशक इम्यून ज्यादा करेंगे ही, साथ में हो सकता है हम और लोगों को मोटिवेट भी करें। जो सरकार ने लगभग तीसरी बार ये लॉकडाउन बढ़ाया है, ये सिर्फ हमारे ही फायदे के लिए है, वरना देखा जाए तो सरकार को क्या खास फायदा होगा। हर व्यक्ति, मतलब आज के टाइम में सबसे बड़ा यही बात बोली जा रही है कि 2020 से 2021 में जो व्यक्ति सुरक्षित पहुंच जाएंगे वो बहुत लकी हैं। या फिर उन्होंने वाकई में एक बहुत बड़ा संघर्ष झेला है। इम्पोर्टेंट है इसके लिए अपना हैंड सैनिटाइजेशन भी, जो कि हम भले साबुन से करें, सिंपल से, जिसमें 20 सेकंड से ज्यादा हमें थोड़ी देर ज्यादातर हमें हाथ धोने चाहिए जल्दी, जिससे कि अगर बाई चांस हमने किसी ऐसी सरफेस को टच कर लिया है जहां पर ये वायरस था तो वो हटा दो। साथ में जो सैनिटाइजर्स हैं, जो नॉर्मल सैनिटाइजर्स हैं, वो भी इसमें प्रभावी नहीं है। अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स हैं 75% से ज्यादा जिसमें अल्कोहल है, ऐसे सैनिटाइजर्स इसके लिए अच्छे हैं। पर ये कहा जा रहा है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स अच्छे हैं तो फिर अल्कोहल भी अच्छी होगी, है ना। जो पीने के शौकीन हैं, जिनको बहाना चाहिए, उनके लिए तो ये भी सही है। पर अल्कोहल जो है एज अ ड्रिंक जो है वो इसमें कोई भी हेल्प नहीं करती है, बल्कि इवन अगर अल्कोहल को हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी को और डाउन ही करेगी, और ज्यादा इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि किसी को खांसी या छींक आती है, हो सकता है वो नॉर्मल हो और हो सकता है वो कोरोना से संक्रमित हो, तो हमें हमेशा अपना फेस कवर रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल फ्लू भी जब होता है तब भी अगर हम छींकते खांसते टाइम अगर अपना फेस ओपन रखते हैं तो उसके जो कीटाणु हैं वो आगे भी लोगों में फैल जाते हैं। सिंपल से जुकाम होता है, वो भी अगर एक व्यक्ति को होता है तो पूरी फैमिली में ट्रांसफर हो जाता है। इससे ज्यादा तो कहूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा याद भी नहीं है। सबसे ज्यादा एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो भी व्यक्ति कोविड-19 से हमें बचाने के लिए अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को रिस्क पर रखकर हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं होंगे पर वो हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन्हें शक की नजरों से नहीं, उन्हें सम्मान की नजरों से देखना चाहिए। और यदि वो हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं, बहुत सारे हमारे साथ जो टीचर्स हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं, उनके फैमिली में से भी बहुत लोग हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं,
तो अगर हम उनके परिवार के एक मेंबर है तो हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ऑब्वियसली हम अगर एक बार सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे दिमाग में इतनी टेंशन होती है, इतना प्रेशर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं, और वो लोग तो उनके बीच में काम कर रहे हैं। तो हमें हमेशा उनका मोराल अप रखना चाहिए, कभी भी उनके सामने कोई नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने जो भी ड्यूटी उन्हें करनी है, जो भी वो ड्यूटी अपने मन से कर रहे हैं, वो उसको और ज्यादा मोटिवेट होकर और अच्छे से करें। बस लास्ट में फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि इससे बचने का उपाय सिर्फ इससे बचाव है, और कोई उपाय अगर बन भी जाएगा, वैक्सीन भी बन जाएगा, कोई दवा भी बन जाएगी, तो हो सकता है उसके रेट्स बहुत ज्यादा हों जिसको हम नहीं अफोर्ड कर पाए, या फिर ये भी हो सकता है, देखिए वैक्सीन जो होता है वो सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने किसी चीज का वैक्सीन लगवा लिया है तो वो बीमारी हमें नहीं होगी। वो हो सकता है कि वो बीमारी हमें तब भी हो जाए। तो बेटर है कि हमें उस वैक्सीन का वेट ना करें कि हाँ वैक्सीन आ जाएगा तो हमारी लाइफ बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। वैक्सीन जो है उसको ढंग से नहीं हमने यूज किया, बीच में उसको सप्लाई करने में प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि वो वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम सेफ ना हो। तो हमें अपनी लाइफ में कोरोना के साथ जीवन जीना जो है वो सीख लेना चाहिए। बार बार हमें बोला जा रहा है कि कोरोना से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। तो कोरोना नेगेटिव रहना चाहिए हमें, पर वैसे हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए। धन्यवाद। सर इससे ज्यादा मतलब मेरे को लगता है, मेरे को जितना पता है उससे बहुत ज्यादा तो सभी बच्चों को नहीं, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैम ने आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है, क्या सेफ्टी मेजर्स आपको अपनाने चाहिए और किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए और आगे के उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर सुनील कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, और वो सुनील कुमार सर आपको बताएंगे कि लॉकडाउन क्या है और किस तरीके से ये लॉकडाउन होता है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुनील सर। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय एक वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। मुझे याद आ रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी का वो महीना जब हम टीवी पर देखा करते थे कि इटली में, चाइना में, अमेरिका में रोग फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, और वहाँ धीरे धीरे लॉकडाउन वहाँ की सिया पर हमने किसी ने विचार नहीं किया। अब हमारे देश में मार्च के महीने में कोरोना महामारी ने व्यापक रूप लिया, व्यापक रूप से फैली, और हमारी सरकार ने मार्च महीने में पहली बार लॉकडाउन घोषित किया। अब प्रश्न ये उठता है कि लॉकडाउन है क्या। बहुत सारे लोग लॉकडाउन की तुलना कर्फ्यू से करते हैं कि साहब सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, हमें अपने घरों में कैद कर दिया। वास्तव में लॉकडाउन का अगर मैं शाब्दिक अर्थ ढूंढूं या विचार करूं हिंदी में, तो इसका अर्थ होगा तालाबंदी। तालाबंदी का मतलब क्या है? तालाबंदी का मतलब है कि हमें बाजारों में ताला लगाना, मतलब बाजारों को पूरी तरह बंद करना है। हमें अपने घरों में भी ताला लगाना है। घरों में कहाँ ताला लगाना है? बाहर से नहीं लगाना है, अंदर से लगाना। मतलब हमें अपने घर में रहना है। इस लॉकडाउन के दौरान केवल वही चीजें खुलेंगी, वही काम होंगे जो अति आवश्यक होंगे। सभी प्राइवेट ऑफिस बंद होंगे, सरकारी ऑफिस केवल वो खुलेंगे जो कि बहुत जरूरी हैं, जिनके बिना कह सकते हैं कि सरकार का कार्य नहीं चलेगा। तमाम स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ओके। और स्वास्थ्य सेवाओं में भी जो आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं, केवल वो सेवाएं हमारी रहेंगी, बाकी सेवाएं नहीं रहेंगी। इसके अतिरिक्त ये भी हम देखें कि लॉकडाउन वास्तव में एक आपातकालीन व्यवस्था है। ये व्यवस्था सरकार प्रायः प्राकृतिक आपदा में या महामारी सकती है कि अपने घरों में रहना है, घरों से बाहर नहीं आना है।
या और कोई प्राकृतिक आपदा यदि आने की संभावना है, तब भी हम कह सकते हैं कि सरकार हमसे कह सकती है कि हमें लॉकडाउन रहना। महामारी इस तरह की है का एकमात्र जो उपाय अभी तक जो निकल के आया है पूरे विश्व में, वो यही है कि हम एक दूसरे के संपर्क में कम से कम आए। जब बहुत जरूरी हो तभी आए, अनावश्यक रूप से एक दूसरे के संपर्क में हम ना आए। तो इसके लिए आस्था की कार करे। अभी लॉकडाउन वास्तव में है क्या? लॉकडाउन का मतलब है कि हमें अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, केवल आवश्यक कार्यों को छोड़कर। अभी आवश्यक कार्य कौन कौन से हैं? आवश्यक कार्य हैं दवा है, यदि कोई घर में बीमार है तो हम बीमार को दिखाने के लिए जा सकते हैं, या फिर निर्धारित है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही घर से बाहर जा सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम एक हैं इस समय बैंकों से हम अपना हमें कुछ दिक्कत हो सकती है, हमें कुछ इमरजेंसी सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि यदि हमारे घर में किसी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो हम उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे करके दे सकते हैं, और वहां से हमें सुविधा हमें इस दौरान तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। और इस दौरान मैंने कई घटनाएं ऐसी देखी भी हैं कि किसी के घर पर दवा नहीं थी और दवा बाजार से लाने वाला भी कोई नहीं था, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को फोन किया और पुलिस प्रशासन ने उनके लिए दवा की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त यदि और कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी किस तरह की है? अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, मैंने नेट पे भी देखी कि किसी का बच्चे का पहला बर्थडे था, उसकी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे का पहला बर्थडे मनाऊं। अब समस्या उठती है केक लाने की, केक कहाँ से आएगा? तो उस दौरान भी उन्होंने पुलिस प्रशासन में कहीं फोन किया और पुलिस प्रशासन ने मतलब संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए, इमोशंस का ध्यान रखते हुए उस घर पर केक की व्यवस्था की और केक पहुंचाया। ओके, इसके अतिरिक्त इस पूरे लॉकडाउन में सारी जिम्मेदारी हम लोगों की है, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी नहीं निकलना है, हमें इसका पालन महत्वपूर्ण है कि ये लॉकडाउन जो है वो वास्तव में हमें परेशान करने के लिए नहीं है। जैसे कि नहीं है, लॉकडाउन जनता की समय स्वैच्छिक रूप से लॉकडाउन का पालन करना होगा आने वाले कई महीनों तक, क्योंकि इस वायरस का जो खतरा है अभी टला नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में ये वायरस खत्म हो जाएगा, अब ये लंबी तक है कि हम भले ही सरकार लॉकडाउन को खत्म करते हैं, लेकिन हम लॉकडाउन का पालन करें, स्वैच्छिक रूप से पालन करें। और सरकार के इस पूरी मुहिम में जो सरकार ने चलाई है हम लोगों का जीवन बचाने के लिए, सरकार हम सहयोग करें, सरकार के लिए हम हमेशा आगे रहें। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील सर, जिन्होंने अभी आप लोगों के सामने बताया कि भाई लॉकडाउन क्या है और किस तरीके से हमें लॉकडाउन को लेना चाहिए और किस तरह से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं इस लॉकडाउन के दौरान। इसके बाद में मैं डॉक्टर ब्रजभूषण सर को आमंत्रित करता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में जब हम इस महामारी से इस घर अपने अपने घरों में हैं, तो हमें बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस जो है वो होना लाजमी है, और उस मेंटल स्ट्रेस को किस तरह से हम अपने ऊपर हावी ना होने दें और किस तरह से अपने आप को
सही रखें, ठीक रखें मेंटली। तो इसके लिए मैं डॉक्टर ब्रजभूषण सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आप लोगों को मेंटल स्ट्रेस के बारे में, किस तरह से हम रिलीव करें मेंटल स्ट्रेस को, उसके बारे में अपने विचार और अपनी जो मार्गदर्शन है वो हमें प्रदान करें। डॉक्टर ब्रजभूषण सर, सर मुझे सुन पा रहे हैं? भूषण सर, सर अपना, हेलो सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। भूषण सर, शायद सर को आवाज नहीं आ रही है जी। सर, ब्रजभूषण सर को शायद आवाज नहीं आ रही है। कारण है, तो धीरे धीरे हमको समझना होगा कि इन बदली हुई परिस्थितियों के साथ ही हमको एडजस्ट करना होगा, इन बदली हुई परिस्थितियों को चलना होगा और किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर हमें सर्वाइव करना है, यह हमें मान के चलना है। बस मेरा यही कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो इस तरह से आपने ब्रजभूषण सर को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें मेंटल स्ट्रेस में नहीं रहना है, अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से दूर रखना है और इस लॉकडाउन को पूरी तरह से हमें पालन करना है और जो भी दिशा निर्देश हैं उन सब दिशा निर्देशों का हम पालन करते हुए इस लॉकडाउन को और इस कोरोना वायरस से हम लड़ते रहेंगे और जीत करके बाहर आएंगे। आगे के उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर ब्रजेश राठी जी को आमंत्रित करता हूं। तो जितनी भी बहुत सारी क्वेरीज हमारी होती हैं बच्चों की कि एग्जामिनेशंस को लेकर के, एडमिशंस को लेकर के, कि हमारे एग्जाम कब होंगे, कुछ बच्चों के एग्जाम अभी स्टार्ट भी नहीं हुए थे, कुछ बच्चों के एग्जाम बीच में रह गए थे। तो मैं डॉक्टर ब्रजेश राठी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और बच्चों को और हमें बताएं कि एग्जाम्स की क्या स्थिति रही। काम छुटर लग रहा है, डंडी कमा की घेर में जाते गोबर गोबर भरते अपना और के। राठी सर? हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है। ठीक है सर। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। कुछ परीक्षा के संबंध में 2-4 मिनट का मैं समय दूंगा आपके लिए। परीक्षाएं आपकी फरवरी में जैसे सभी विद्यार्थियों की संचालित हुई थी, उसमें कुछ परीक्षाएं हो गई थी, कुछ अभी पेंडिंग में हैं। कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनकी परीक्षाएं अभी शुरू ही नहीं हुई थी, बाद ये लॉकडाउन प्रारंभ हो गया था। अभी कुछ समय पहले ही मैंने, अभी जस्ट आधा घंटा पहले मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक की है, कोई सूचना हो उस संबंध में, लेकिन अभी कोई एग्जाम के संबंध में कोई स्कीम वगैरह इस तरह की कोई सूचना भी नहीं है। लेकिन अभी 2 दिन पहले शासन का पत्र आया था सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, इसमें स्पष्ट ये उल्लेख किया गया था कि सभी यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं लॉकडाउन समाप्त होते ही प्रारंभ कर दी जाएंगी। उस संबंध में सभी यूनिवर्सिटीज से प्रस्ताव भी मांगे गए थे। तो उम्मीद यह है कि लॉकडाउन समाप्त होते ही आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी और उम्मीद यह है कि स्कीम भी आपकी नेक्स्ट वीक में आ जाएगी, जिसमें पूरा ब्यौरा होगा कैसे परीक्षाएं आपकी संचालित होनी है। शासन का जो लेटर आया था उसमें यह भी स्पष्ट उल्लेख था कि जो अंतिम वर्ष की छात्राएं हैं उनकी परीक्षाएं पहले होंगी, क्योंकि उन छात्राओं को फिर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है पीजी कोर्सेज के लिए या बीएड के लिए या डीएलएड के लिए। तो उनके रिजल्ट जल्दी निकालना होता है कि एंट्रेंस एग्जाम की उनको तैयारी करनी होती है। तो प्राथमिकता के आधार पर
कराई जाएंगी और उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं संचालित होगी। बाकी कभी आप यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली देखते रहें, cchuniversity.sc.in वेबसाइट को आप निरंतर चेक करते रहें, हर दूसरे दिन उसको देखते रहें, क्योंकि जल्दी ही शेड्यूल आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप या फेसबुक पर कुछ सर्कुलर घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। तो ये जरूरी है कि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है cchuniversity.ac.in, आप उसको विजिट करके वहां पर किसी भी सूचना की प्रमाणिकता को आप सत्यापित कर सकते हैं। अखबारों में भी निरंतर आप ध्यान देते रहें, जो भी सूचना होगी अखबारों में आ जाएगी। इसी प्रकार से एडमिशन के संबंध में है, एडमिशन के संबंध में भी शासन का निर्देश आया है कि जो आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो क्लासेस हैं वो 7 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। तो 7 जुलाई से शुरू होने का मतलब है कि जून में और मई के बचे हुए अवशेष दिनों में ही आपकी परीक्षाएं भी हो जाएंगी, आपके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएंगे और आपकी एडमिशन भी अगली कक्षाओं में करके जुलाई से आपकी कक्षाएं विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएंगी। फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें जो एडमिशन होगा वो भी इसी दौरान हो जाएगा, क्योंकि उसमें 17 अगस्त से उनकी कक्षाएं संचालित होनी है फर्स्ट ईयर के बच्चों की। वो इंटर पास करके आएंगे तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो इंटर की भी कॉपियां चेक हो रही हैं, उनका भी रिजल्ट आ जाएगा, उनके भी एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो लॉकडाउन पीरियड है इसमें आप अपनी तैयारी को ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो शेड्यूल आपका परीक्षा का आएगा उसमें बीच में गैप होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी कोशिश करेंगी कि उसको कंजेस्टेड बना करके जल्दी से परीक्षाओं का निस्तारण करें, क्योंकि कॉपियां भी चेक होनी है, फिर रिजल्ट भी आना है, तो गैप आपको बहुत कम मिलने की संभावना है। तो बेहतर यह होगा कि लॉकडाउन की जो बची हुई अवधि है उसमें आप स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जो भी रिवीजन, जो भी टॉपिक आपके रह गए हैं उसको आप जल्दी से जल्दी तैयार कर लें, और यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको निरंतर विजिट करके जो भी एग्जाम शेड्यूल होगा हमारे पास आएगा, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हम सभी टीचर्स आपको प्रेषित करेंगे और आप भी उसको निरंतर देख करके उसको देख सकते हैं। बाकी चूंकि अभी टाइम टेबल नहीं आया है तो इसके संबंध में ज़्यादा कुछ बताना अभी ठीक नहीं है। अभी जब आएगा उस संबंध में आपको अवगत करा दिया जाएगा। हाँ सर, और कुछ विशेष है क्या इसमें? नहीं, आप अगर और कुछ विशेष बताना चाहते हैं तो बच्चों के साथ में शेयर कर दें सर। हाँ सर, एक तो कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास भी फोन आया था कि जैसे सर फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको बिना एग्जाम के प्रमोट हो जाएंगे, इस टाइप की बात कुछ कह रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, परीक्षाएं सभी की होनी है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, और जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है उसी पर परीक्षाएं सबकी होंगी, उसी समय और उसी ड्यूरेशन में होंगी। तो बेहतर ये होगा कि सभी जो इतने भी विद्यार्थी हैं सब अपनी स्टडी पर फोकस करते रहें, और ये जो लॉकडाउन अवधि उनको मिली है इसमें अपने नियंत्रण, अपने स्टडी पर फोकस करके उसको अच्छी तरह से टॉपिक्स को अपने रिवाइज कर लें। कुछ और भी कहेंगे सर? हाँ सर, अभी ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी स्कीम नहीं आई है। ठीक है, तो अभी उसमें थोड़ा सा कल्पना के आधार पर कहना ठीक नहीं है अभी, लेकिन जैसे कुछ होगा तो बच्चों को अवगत करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। तो आप सभी लोगों ने ब्रजेश राठी जी से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी एग्जामिनेशंस को लेकर के, एडमिशंस को लेकर के, वो जानी। और मैं भी आपसे यही आह्वान करूंगा कि हमें कई बार बहुत सारी जगह से कुछ एग्जाम रिलेटेड या एडमिशन रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस जो भी सूचनाएं हैं एग्जाम रिलेटेड, जो भी सूचनाएं आपको इधर उधर से मिल रही हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। या तो आप यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cchuniversity.ac.in, जैसा कि अभी राठी जी ने बताया, इसी वेबसाइट पर जाकर के आप एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को जो है लें, और वहां पर जो भी सूचना आपको मिलेगी वही ऑथेंटिक होगी, या फिर जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं हम सब प्राध्यापकों के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल शेयर कर दी जाएगी। जैसे ही किसी भी टाइप का कोई एग्जामिनेशन रिलेटेड हमारे पास में अपडेट आता है तो ये हमारा जो वर्कशॉप था इसमें हमने ऑनलाइन एजुकेशन और जो हमारा कोविड-19 और लॉकडाउन और एग्जाम रिलेटेड जो इश्यूज थे वो आप सब लोगों के साथ में मुझे डिस्कस करने थे, हमारे प्राचार्य मैम को डिस्कस करने थे, इसलिए हमने इस वर्कशॉप का आयोजन किया था। और इस वर्कशॉप को खत्म करने से पहले मैं डॉक्टर विशाल कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर विशाल कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं सर? जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे बच्चों को? हाँ ठीक है सर, धन्यवाद सर।
हाँ, वैसे मैं अपना संदेश छात्राओं को दे चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा से दे देता हूँ कि सभी छात्राएं इन प्रतियोगिताओं में जो बताई गई हैं, निबंध प्रतियोगिता तथा पोस्टर प्रतियोगिता, इनमें अवश्य प्रतिभाग करें। और जो विजेता छात्राएं होंगी उनको महाविद्यालय की तरफ से प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट मिलेंगे सभी को। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा छात्राएं इन प्रतियोगिताओं में भाग लें। और जो प्रतियोगिताओं में छात्राएं भाग लेती हैं तो उससे ये भी जाहिर होगा कि वो इन जो ये आपातकाल की स्थिति में संवेदनशील हैं और इसके लिए वो सोचती हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। और बाकी इस प्लेटफॉर्म को प्रदान करने के लिए वर्कशॉप के आयोजन करता तथा इन सभी कामों के लिए प्रेरणा स्रोत तथा हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य जिनके सभी काम हो रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और विजेंद्र सिंह जी से अब आगे आप प्लीज अब आगे। ओके सर। थैंक यू विशाल सर। तो आप लोग इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे, जैसा भी दिशा निर्देश विशाल कुमार जी ने आप लोगों को दिया है, और समय समय पर हम और भी देते रहेंगे। तो हमारा वर्कशॉप अब समापन की ओर है, और मैं अब आग्रह करूंगा हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य मैम से कि वो हमारे लिए इस वर्कशॉप के अंत में एक वैलेडिक्टरी नोट हम सभी के साथ में जो है शेयर करें, हम सभी के लिए मार्गदर्शन जो है प्रदान करें। प्रिंसिपल मैम। जी, थैंक यू विजेंद्र जी। आदरणीय डॉक्टर ब्रजभूषण जी, डॉक्टर विशाल कुमार जी, और इस वर्कशॉप को के आयोजक डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, पूरी समिति डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर दीप्ति चौधरी, अंशु मैडम, सीमा मैडम, और कौन सी मैडम है, दीप्ति चौधरी आई गई है, ये छात्र छात्राओं, बाकी सभी मेरे साथी प्राध्यापक। बहुत अच्छा लगा इस तरह का जो वेबिनार का आयोजन हमारे यहाँ किया गया है डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी के और सभी प्राध्यापकों के सहयोग से। और इस समस्या का जो वैश्विक महामारी है, इसकी जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, इसके परिणाम स्वरूप उस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ। आपको ऑनलाइन क्लासेस के महत्व के बारे में बताया, और आप इस हमारे यहाँ सभी प्राध्यापक ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन वो सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसकी सार्थकता तभी है जब अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़े। तो आप अपनी जो सहेलियां हैं उनसे कहो कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, और जो भी कमीशन सभी डॉक्टर विशाल कुमार जी ने बताई हैं उनमें भी भाग लें। और अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप अपने संबंधित प्राध्यापकों से आप जो है शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति चौधरी ने कोविड-19 महामारी के बारे में विस्तार से बताया, डॉक्टर सुनील कुमार जी ने लॉकडाउन के बारे में विस्तार से बताया। तो एक तरह से अगर आप देखें तो विश्व जो अब बिल्कुल एक चरम उत्कर्ष पर था, अपनी मतलब विकास के चरम उत्कर्ष पर था, बिल्कुल एक नीचे आ गया है, यानी विकास का पहिया जो है थम गया है। तो हमारे सामने लॉकडाउन ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि जो हमारे वश में नहीं है। केवल हम अपने घरों में रहकर ही हम देख सकते हैं। ये एक प्रकृति का हम प्रकोप भी कह सकते हैं कि प्रकृति का अगर हम विनाश करेंगे तो उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि प्राकृतिक वातावरण जो है, पर्यावरण जो हमारा बहुत साफ स्वच्छ हो गया है। लॉकडाउन ने हमें बहुत सारी चीजें भी सिखाई हैं कि हम कम से कम खर्च में, वित्त विविधता के साथ में किस प्रकार से अपने खर्च चला सकते हैं, किस प्रकार से अपने घरों में रह करके अच्छा योगदान दे सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने परिवार के साथ में अपना समय गुजार सकते हैं, और इसके साथ साथ गरीब लोगों का किस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं। सामाजिक सरोकारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसके प्रति जो जन जागरूकता अभियान हमारे एनएसएस की जो हमारी कार्यक्रम अधिकारी है अंशु सिंह, उन्होंने बहुत अच्छा चला रखा है। और मैडम सीमा सिंह ने, अंशु सिंह ने, दीप्ति चौधरी ने अधिक से अधिक छात्राओं को प्रेरित किया है मास्क बनाने के लिए और जागरूकता अभियान के लिए। तो इसके लिए भी जो है मेरे सभी साथी प्राध्यापक बधाई के पात्र हैं। हेलो, मैम आवाज आ रही है? बोलिए मैम, बोलिए। तो सभी बधाई के पात्र हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए सभी लोग
सभी बच्चे अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, इसकी सार्थकता तभी है। और ये एक मजबूरी भी है, ऑनलाइन शिक्षा हमारी मजबूरी है, क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत, फिजिकल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत सरकार के समक्ष या मानव जाति के समक्ष शिक्षा का और कोई चारा नहीं है। तो जो हमारी सरकार ने ये हमें सुविधा उपलब्ध कराई है, अभी टीवी दूरदर्शन चैनल्स पे भी आएंगी, उसमें भी आपको विजेंद्र जी बताएंगे। स्वयं प्रभा चैनल है, ज्ञान दर्शन चैनल है, उसमें भी आप देख सकते हैं। वहां पर आपके ऑनलाइन क्लासेस का जो आपका जो सामग्री है पठन पाठन की उपलब्ध होगी, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसके सिवा हमारे इस महामारी से बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, एकमात्र रास्ता, लॉकडाउन। हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से फिर अपील करती हूँ कि आप जो हमारे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, हमारे पत्रकार हैं, सफाई कर्मी हैं, आप सब उनका भी सम्मान करें और अधिक से अधिक लोग आरोग्य सेतु और ये आयुष कवच को सभी डाउनलोड करें और अपने घर वालों को भी प्रेरित करें। ये हमारी सुरक्षा के लिए सरकार ने लॉन्च किए हैं। और इसके साथ साथ मैं अपनी एक बात कह करके आपको ये मतलब ये प्रेरित करती हूँ कि ये एक संकट की घड़ी है, संकट की घड़ी है। और इससे बहुत सारी चीजें, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। सामान्य परिस्थिति में तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन व्यक्ति वही होता है जो विषम परिस्थितियों में काम करके दिखाए। तो मैं आप अपनी सभी छात्राओं से, अपने सभी प्राध्यापकों से यह आग्रह करती हूँ कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है कि बाहर की हवा कातिल है, तो कातिल से यूं उलझने की जरूरत क्या है। आप सब लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं इसके साथ साथ सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद मैम। मैं अपने उद्बोधन में, अपने प्रेजेंटेशन में एक चीज कहना भूल गया था। प्रिंसिपल मैम ने उस बारे में मुझे अभी याद दिलाया कि जो डीडी नेशनल चैनल्स हैं, बहुत सारे जो ज्ञानवर्धक हैं और आपके जो एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन, ई एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं, उनका आप फॉलो करें। मैं ग्रुप पर आप सभी लोगों के साथ में को शेयर करूंगा, चाहे आपके पास में टाटा का डिश हो, चाहे आपके पास में डिश टीवी हो, चाहे आपके पास में एयरटेल हो, चाहे आपके पास में फ्री टू एयर डिश हो। हर चैनल पर हर ऑपरेटर आपको ये इन फ्री चैनल्स को अवेलेबल करा रहा है और इन फ्री चैनल्स पर आप अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देख करके और उन प्रोग्राम्स को अटेंड करें, उन क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस को जो ई एजुकेशन के माध्यम से दी जा रही है दूरदर्शन के थ्रू, उन्हें आप अटेंड करें और अपना ज्ञानार्जन करें। सो इसी के साथ में ये जो वर्कशॉप है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वर्कशॉप में शामिल होकर के आप सब लोगों के साथ अपनी बातों को रखने में और सभी को सुन करके, सो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें दिया समय समय पर, और आज भी इस वर्कशॉप को सफल बनाने में उनका निर्देशन लगातार हमारे साथ में था। और सभी प्राध्यापकों का कि जो इस लॉकडाउन के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत गंभीरता से लेते हुए अपने बच्चों के साथ में ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू उनके साथ में जुड़े हुए हैं, और जो भी एजुकेशन आज जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के माध्यम से उन सभी को जो एजुकेशन है, जो मटेरियल है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ में छात्राओं का कि वो अधिक से अधिक इन ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त जो मटेरियल है उन सब को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उससे अपना ज्ञान जो है वो बढ़ा रहे हैं। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ में घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें। कोशिश करें जब तक जरूरी बहुत ज्यादा काम ना हो तब तक आप पूरा टालें कि हमको घर से बाहर नहीं निकलना है, और
और लोगों को भी आपको प्रेरित करना है कि घर से बाहर यूं ही ना घूमें, क्योंकि ये संक्रमण इस तरह का है कि आगे के बहुत लंबे समय तक हमारे साथ में रहने वाला है। तो हमें अभी से अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में इस वेबिनार वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। एसएस के डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन हुए थे, उसके रिजल्ट आ चुके हैं। वैसे तो वो कल डिक्लेयर होंगे। उसमें हमारे कॉलेज की 3-4 लड़कियों ने उसमें जो विनर हैं उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हुए थे जी, तो मैं उनके नाम यहाँ बता दूं क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंसिपल मैम बता सकते हैं क्या नाम? बताइए मैडम। हाँ बताइए मैम। हाँ मैम एक सेकंड मैम, वो वेट कीजिए मैम, मैं निकाल लेती हूँ। जी अरे कहाँ गया वो? हमारे कॉलेज में से एक तो कंपटीशन हुआ था, मैं एक कोरोना योद्धा हूँ, उसमें हमारे कॉलेज की मिसबाह मिर्जा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और पोस्टर, डिजिटल पोस्टर में हमारे कॉलेज की आयशा रानी है, उसका भी पोस्टर सेलेक्ट हुआ है। और कविता प्रतियोगिता में भी हमारे कॉलेज की रबीहा मिर्जा, उसकी कविता का सिलेक्शन हुआ है। और गीत में से हमारे कॉलेज की काजल जैन का सिलेक्शन हुआ है। और मेरी डायरी का पन्ना, उसमें से भी काजल जैन का ही सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिला के 6-7 जो गर्ल्स हैं हमारे कॉलेज से सेलेक्ट हुई हैं। और जिसका जो रिजल्ट है वो कल डिक्लेयर किया जाएगा 10 मई को। तो इनमें पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी कॉलेज थे एनएसएस में, ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और हमारे कॉलेज की काफ़ी लड़कियां उसमें सेलेक्ट हुई हैं और आगे उनके नाम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के थ्रू यूनिवर्सिटी भेज दिया जाएगा। तो इसको यही कहना था। और हमारी एनएसएस वॉलेंटियर्स जो है बहुत मेहनत कर रही हैं, काफ़ी उन्होंने अपील करी है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, वीडियोज अपील, ऑडियोज अपील। मास्क सिले हैं लगभग 5,000 से 60,000 के करीब उन्होंने मास्क अब तक सिले हैं। और एमए की लड़कियों ने अलग इसके अलावा और अलग मास्क सिले हैं। और उनको आज, क्योंकि मैं मेरठ में हूँ तो मैं शामली नहीं जा सकती थी, हमारे लिए इनविटेशन भी आया था कि आप आइए और शामली की टीम को उनको जो है हम देंगे मास्क जो हमारे द्वारा सिले गए हैं। तो जो शामली में और जो प्रोग्राम ऑफिसर थे वो आज गए थे, उन्होंने कोऑर्डिनेटर के साथ मिलके वो मास्क जो है आज शामली की जो मैडम है, डीएम मैडम है, उनको हैंड ओवर किए हैं। और उसमें हमारे कॉलेज की छात्राओं का बहुत सहयोग रहा है। इस चीज़ के लिए मैं अपनी छात्राओं की बहुत प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से वो मास्क बनाए और ज़रूरतमंद जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, सब में वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। बाकी आगे भी हमारा काम चल रहा है एनएसएस का, मैं आगे बताती रहूँगी, जैसे भी मीटिंग होंगी उसमें मैं आगे अपनी रिपोर्ट्स देती रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई अंशु, पूरे महाविद्यालय को बधाई इसके लिए, इस उपलब्धि के लिए। और कार्यक्रम अधिकारी को बधाई, छात्राओं को बधाई। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इस वर्कशॉप में कुल मिला के 62 लोगों ने प्रतिभाग किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने जागरूक हमारे बच्चे हैं कि आज हमने एक पहली बार में इस वेबिनार का आयोजन किया और इस पहली बार में 62 बच्चे हमारे साथ में जुड़े। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।